नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे अधिगम के सिद्धांत, और अधिगम के सिद्धांत में आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है CL हल का अधिगम का सिद्धांत। CL हल का पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल। क्लार्क लियोनार्ड हल का जो जन्म होता है, जन्म इनकी जो तारीख है वो 24 मई 1884 है। इनकी मृत्यु 10 मई 1952 को हुई थी। ये मुख्य रूप से अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। जो हल का अधिगम का सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को हम मुख्य रूप से पहला कौन सा कहते हैं? इस सिद्धांत को हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा, इस सिद्धांत को हम परिष्कृत सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? परिष्कृत सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को हम अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत कहते हैं। अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को हम यथार्थ अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से हम क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत। ये कुछ इस सिद्धांत के उपनाम हैं। क्या क्या उपनाम है? इसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, इसको हम परिष्कृत सिद्धांत कहते हैं, इसको हम अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत कहते हैं, इसको हम यथार्थ अधिगम सिद्धांत कहते हैं, इसको हम क्रमबद्ध अधिगम सिद्धांत कहते हैं, एक इसको हम प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका सिद्धांत कहते हैं? प्रबलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से हम चालक न्यूनता सिद्धांत भी कहते हैं। चालक न्यूनता सिद्धांत। ये कुछ इस सिद्धांत के उपनाम हैं। इस सिद्धांत को विभिन्न उपनामों से पुकारा जाता है। कुछ इस सिद्धांत के विभिन्न उपनाम ये हैं। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करें क्लार्क हल की, तो क्लार्क हल ने जो अपना प्रयोग है वो प्रयोग चूहे के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? चूहे पर। अब देख लो आप, जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं ना, ये बेचारे इन जानवरों का पीछा नहीं छोड़ रहे। कोई चूहे पे कर रहा है, कोई कुत्ते पे कर रहा है, कोई बिल्ली पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? ऐसा माना जाता है कि जैसा प्रभाव चूहे पे या अन्य जानवरों पे पड़ता है उसका लगभग 80% प्रभाव, मतलब जैसे चेंजेज उसमें होते हैं उसके लगभग 80% चेंजेज हमारे मानव शरीर में भी सेम उसी प्रकार से होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए जाते हैं वो पशुओं पर किए जाते हैं। इसका मुख्य रीजन यही है। अगर हम लोग बात करें इनके अधिगम के सिद्धांत की, तो इसने प्रयोग किस पे किया? इन्होंने प्रयोग किया चूहे पर। और कैसे किया? बड़ा इंटरेस्टिंग इनका चूहे पर प्रयोग था। किस प्रकार से किया? चूहे को एक बोरी में बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया? बोरी में बंद कर दिया। और बोरी में बंद करने के बाद में चूहे को छोड़ दिया, रख दिया बोरी में बंद करके। चूहे को जब भूख लगी तो बोरी में उछल कूद करने लग गया। अब बोरी का मुंह बंधा हुआ था, तो आपको पता है कि जो चूहा होता है जब उसको भूख लगती है और उसकी किसी ना किसी चीज से अवरोध हो जाता है या कुछ ना कुछ चीज उसको रोकती है, तो चूहा उसको धीरे धीरे काटने लग जाता है। क्या करता है? काटने लग जाता है अपने दांतों से। तो सेम इसने, चूहे ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे चूहे ने उस बोरी को अपने दांतों से काटना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वो बोरी कट गई या उसमें से थोड़ा बहुत छेद हो गया, तो चूहा बाहर आकर के और अपने भोजन की प्राप्ति कर लिया। फिर भोजन खा करके चूहा सो गया। फिर इसे हलवाई साहब ने पकड़ लिया दोबारा से, बोला तू जाएगा कहाँ पे? फिर दोबारा से बंद कर दिया उसने। तो चूहा सोचा कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, बार बार मैं तो खाना खाता हूं और ये मुझे बोरी में बंद कर देता है।
तो मुख्य रूप से चूहे ने एक आदत अपने व्यवहार में धीरे धीरे डाल ली कि भले ये मुझे बंद करे या ना करे, मुझे थोड़ा बहुत भी अगर किसी चीज का अवरोध लगेगा तो मैं उसको काटने लग जाऊंगा। क्या करने लग जाऊंगा? काटने लग जाऊंगा। जब भी आपने देखा होगा चूहा, जब भी आप कभी भी उस चूहे को देखना, वो प्रत्येक चीज को तुरंत काटना प्रारंभ कर देता है, कुदेरना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहे पे किया। और इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, वो मुख्य रूप से आवश्यकता की पूर्ति के कारण होती है। किसके कारण होती है? आवश्यकता की पूर्ति के कारण होती है। अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है और अगर हमें उस चीज को प्राप्त करना है, उस चीज को पूरा करना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी पूर्ति करेंगे। और आवश्यकता की पूर्ति ही क्या कहलाएगा? सीखना कहलाएगा। किसके अनुसार? क्लार्क लियोनार्ड हल के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि जो सीखना है वो किसकी पूर्ति है? आवश्यकता की पूर्ति है। और आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने नीड रिडक्शन शब्द का प्रयोग किया। किसका? नीड रिडक्शन शब्द। नीड रिडक्शन। नीड रिडक्शन का मतलब होता है आवश्यकता की पूर्ति। तो इन्होंने आवश्यकता की पूर्ति के लिए नीड रिडक्शन शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला? इन्होंने दूसरा निष्कर्ष ऐसे निकाला कि भाई जो बालक का व्यवहार होता है, बालक का व्यवहार धीरे धीरे उसकी जटिल आदतों में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? जटिल आदतों में परिवर्तित हो जाता है। यदि बालक कुछ व्यवहार करेगा और वह व्यवहार डेली दोहरा रहा है, तो वह व्यवहार जो प्रतिदिन दोहराया जा रहा है, तो दोहराने के बाद में वह व्यवहार धीरे धीरे क्या बन जाएगा? आदत बन जाएगा। और आदत किस में सहायक होता है? आदत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। जो किसके लिए जरूरी है? जो सीखने के लिए जरूरी है। तो अगर हम लोग हल की बात करते हैं तो हल ने अपना प्रयोग किस पे किया है बेटा? हल ने अपना प्रयोग चूहे के ऊपर किया है। किस पर किया है? चूहे पर। चूहे पर किस प्रकार से किया? चूहे को बोरी में बंद कर दिया। जब चूहे को भूख लगी तो वह बोरी को काटना सीख गया। तो इस सिद्धांत से या इस अधिगम के प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला कि मुख्य रूप से व्यक्ति को यदि आवश्यकता की पूर्ति करनी है, आवश्यकता का मतलब मेरे पास किसी चीज की कमी है, अब कमी है तो मुझे उस चीज की आवश्यकता महसूस होती है, और अगर मुझे आवश्यकता महसूस होगी तो मैं उस चीज को पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो जब व्यक्ति उस चीज को पूरी करने की कोशिश करता है तो वही सीखने का आधार बन जाता है। और इन्होंने आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने नीड रिडक्शन शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ये भी कहा कि जो बालक का व्यवहार होता है वो धीरे धीरे आदतों में परिवर्तित हो जाता है। जब बालक धीरे धीरे वही व्यवहार डेली दोहराता है तो आदत बन जाती है। क्लियर है? अगर हम लोग इनके क्लार्क हल के सिद्धांत का अगर शैक्षणिक महत्व देखते हैं या बालक के ऊपर इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है या शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो अधिगम का क्लार्क हल का सिद्धांत है, इस अधिगम के सिद्धांत का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या प्रयोग होता है या इसका शैक्षिक महत्व क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग मुख्य रूप से जो क्लार्क हल का सिद्धांत है, इस क्लार्क हल के सिद्धांत का शिक्षा मनोविज्ञान में यदि प्रयोग की हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रयोग बालक में यदि किसी आदत का निर्माण करना है, किसका? आदत के निर्माण में सहायक होता है। सबसे पहली बात किसके निर्माण में सहायक होता है? आदत के निर्माण में सहायक होता है यह वाला सिद्धांत। क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि चूहे को किसकी आवश्यकता हुई?
चूहे को भोजन की आवश्यकता हुई तो चूहे में कौन सी आदत पड़ गई? चूहे में कुदरने की या काटने की आदत पड़ गई, जो किसमें सहायक है? आदत निर्माण में सहायक है। यदि इस सिद्धांत की हम बात करें तो इस सिद्धांत में मुख्य रूप से प्रेरणा के महत्व को स्पष्ट किया गया है। किसके महत्व को? प्रेरणा के महत्व को। रास्ते कितने ही कठिन हो, परंतु हमें उन रास्तों से कभी घबराना नहीं है। हमें हमारे मन में एक दृढ़ निश्चय रखना है, और वो दृढ़ निश्चय किससे होता है? प्रेरणा के माध्यम से या अभिप्रेरणा के माध्यम से। ये पड़ोस वाली प्रेरणा नहीं है, कहीं तुम सोच रहे हो कि उस प्रेरणा का महत्व आ जाएगा। पड़ोस वाली प्रेरणा नहीं है, ये कौन सा है? मोटिवेशन। तो इस सिद्धांत में मुख्य रूप से अभिप्रेरणा के महत्व को दर्शाया गया। यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करता है। यदि हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो पाठ्यक्रम का निर्माण हमें किन किन तथ्यों को ध्यान में रख के करना है? हमें बालक का पाठ्यक्रम किस प्रकार से निर्धारित करना है, कक्षा 1 का सिलेबस क्या होगा, कक्षा 2 का सिलेबस क्या होगा, कक्षा 3 का सिलेबस क्या होगा। जितना भी सिलेबस हम बनाते हैं, उस सिलेबस बनाने की जो नींव है वो मुख्य रूप से इस सिद्धांत की देन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई बच्चे की हमें आदत का निर्माण करना है, तो बच्चे को जो चीज हम प्रारंभ में पढ़ाएंगे वही चीज उसकी आदत बन जाएगी, जो कि व्यवहार में सहायक होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है। कौन सा सिद्धांत माना गया है? इसको अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है। तो क्लार्क हल के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें या शिक्षा मनोविज्ञान में अगर हम इसके प्रयोग की बात करते हैं तो सबसे पहला ये किसमें सहायक होता है? आदत के निर्माण में सहायक होता है। ये प्रेरणा के महत्व को दर्शाता है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है और इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है। उम्मीद करता हूं कि हल का पुनर्बलन का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।